Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सल। होपफुली कि आपका वीकेंड बेहतरीन गुजरा होगा, लेकिन आज के सुपर आज का वीक बेहतरीन बनाने के लिए ये स्क्रीन सिर्फ मैं शेयर नहीं करी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से कॉन्टीन्यूसली बहुत सारे सवालात पब्लिक न्यूज़ को और हमें मौसूल हो रहे थे। हरमीत पाजी जो कि हमारे को होस्ट हैं और इस्लामाबाद से हमेशा में ज्वाइन करते हैं कुछ निजी मसाइल की वजह से। और अगर हम पाकिस्तान की सहाफ़त की बात करें तो एक सहाफ़ी को बहुत सारे मसाइल का सामना अपने दौर में किसी न किसी वक्त करना पड़ता है। बस वो भी उन्हीं मसलों से दो चार थे और उसके बाद वो तमाम मसाइल हल करके पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर उनका कम बैक हुआ है। तो आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से पूरा इदारा और हमारी पूरी टीम जो है उन्हें वार्म वेलकम करती है। तो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, वेलकम बैक, खुशामदीद जी। आया जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सुहाब। एक तो दो खुशखबरियाँ हैं आज के दिन की, और वैसे अगर कहा जाए तो 4 महीने बाद हम अपने भाई इमरान रियाज को देख रहे हैं कि वो भी आज अपने घर खैर व आफियत के साथ लौट चुके हैं। लेकिन दूसरी बात, मैं अपनी बात करूं तो आज तकरीबन 25 दिन बाद मैं दोबारा स्क्रीन पर आ रहा हूं। वाकई में मैंने आप सबको बहुत मिस किया और इंतज़ामिया का मैं बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने सपोर्ट भी की। और जाहिर बात है अपने घर वापस आ जाना यकीनन, और अपनी टीम के साथ अपनी, क्योंकि मैं इस पब्लिक न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो इसका हर फ़र्द जो है वो मेरे घर का मेंबर, मैं उसको समझता हूँ। और पब्लिक न्यूज़ वो चैनल है जिसने मुझे आम से ख़ास बनाया, और जितना सपोर्ट मुझे इस चैनल ने किया शायद किसी और ने किया हो। सो मैं तमाम तर इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ और आप सब का भी, और जितने चाहने वाले हैं देखने वाले हैं हमारा शो, जिनके मैसेजेस आए, पैगामात आए, तो उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुश्किल की जो घड़ी थी उसमें हौसला अफजा पैगामात भेजे और मुझे मिस किया। सो मैंने भी सबको मिस किया। लेकिन बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम है। और अगर हम देखें मौसम के लिहाज से सुहाब, तो यहाँ पे सर्दियों की पहली बारिश, क्योंकि कल शाम के वक्त, शाम तो नहीं था, मगरिब आप ये कह सकती हैं, क्योंकि मैं वॉक कर रहा था काफ़ी टाइम तक और अचानक बारिश, तेज बारिश, कमाल की बारिश, और बारिश पूरी रात बरसती रही। और हाय रब्बा। लेकिन हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मौसम आपने कहा ना, अभी अगर आपने नवीद हमें इस्लामाबाद से सुना दी ना, तो इसका मतलब ये है कि अब लाहौर में ठंड आने ही वाली है। मतलब आप ये समझिए। तो आज जो है वो हमें मौसम लाहौर में भी खासा सुहाना दिखाई दिया। हाल बत्ता बारिश नहीं हुई, लेकिन चले जी मौसम तब्दील हो गया, और मौसम तब्दील होने के साथ साथ आपका मिजाज भी थोड़ा सा तब्दील हो जाना चाहिए। मतलब मुस्कुरा कर $100 स्माइल के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, अपने वीक का आगाज़ करें। सो वी आर इन द न्यू वीक, अ ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू वीक, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज का रनडाउन, जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज के 2 घंटे के रनडाउन में हरमीत पाजी और मैं आपसे क्या क्या शेयर करेंगे, किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप ऑफ दी ऑल हम तमाम मसाइल के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन पहले होगा आपका मेरा फेवरेट सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं डेली डोज, जिसको यकीन हरमीत पाजी ने और हरमीत पाजी के चाहने वालों ने बहुत मिस किया होगा। लेकिन चलिए आज हम सारी खबरें शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हरमीत पाजी, कुछ ऐसी खबरें जो कि बहुत परेशान कर देती हैं। आइस फ्लू की अगर हम बात करें, आज सूबे चश में एक ऐसा मर्ज जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, और उसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियों का इलाज मौलजा भी मुख्तलिफ अस्पतालों में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किया जा रहा है। लेकिन कुछ इंजेक्शंस मार्केट में ऐसे हैं जिसके लगने से अब तक की खबर ये है कि 13 जो हैं वो मुख्तलिफ लोग, जो इनमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द हज़रात भी शामिल है, वो बेनाई से महरूम हो चुके हैं। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पूरा एक सेगमेंट हमने रखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सेगमेंट में आपको पता है हम बात करते हैं मुल्क की सियासी गहमा गहमी में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, सियासी पेशरफ्त, उसके बारे में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आने वाले इंतखाबात में तमाम बड़ी और छोटी सियासी जमातों की क्या क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे। वैसे बुरी ही खबरें हैं, लेकिन चूंकि वीकेंड पे हमें ऐसी खबरें मौसूल हुई तो उसको प्रोग्राम के आगाज़ में इसका हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक खातून जो कि इस जनरल अस्पताल में थी, 3री मंजिल से छलांग उन्होंने क्यों लगाई, आपको ये खबर पता है? 3री बच्ची की पैदाइश पर ही उन्होंने जो है वो अपनी जान की बाजी हार दी, ख़त्म कर दी अपनी जान को। अब क्या सिनेरियो था और इस माशरे का कैसा नासूर है जो कि पलता चला जा रहा है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम आज आपसे सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना जाएं, अपने किचन में जाएं। आपके किचन में मौजूद आपकी फ्रिज और आपके मसाला जात में आपके हर मर्ज़ का इलाज है, लेकिन दवा और ग़िज़ा, इसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से आप अपनी ग़िज़ा से, अपनी रूटीन से, अपनी डाइट से किसी भी बीमारी का इलाज मुआवजा कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि तिब का सेगमेंट है और उसको आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो बात करेंगे हम ई कॉमर्स की और डिजिटलाइजेशन की। पाकिस्तान ने जो स्विच किया है और पिछले कुछ 2-3 सालों में जो चेंज आया है ई कॉमर्स में ख़ास तौर पर, तो फ्रीलांसिंग से लेकर ई कॉमर्स तक डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ये हमारा आज का सेगमेंट होगा।
सो वी आर डन विद आवर 2 घंटे का प्रोग्राम जिसमें हमने टॉप स्टोरीज आपको बता दी क्या क्या होंगी। अब हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज के बाद, तो 2 घंटे का पूरा रन डाउन था। अब बात करेंगे हम अपने और आपके फेवरेट सेगमेंट की, जो कि बच्चे बहुत शौक से देखते थे, लेकिन अब मनमीत पाजी बच्चों ने जाना शुरू कर दिया स्कूल। और अब अम्मा अब्बा की रूटीन भी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं इसका मतलब अम्मा अब्बा भी स्कूल जाते हैं, तो रूटीन आजकल काफ़ी सेट हुई हुई है। बट ऑल दो मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 बजे की रिपीट प्रोग्राम में यू कैन सी दिस डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो डेली डोज में हम पहला डोज आपको दे देते हैं AI का। अब AI की जब हम बात करते हैं ना, क्या हरमीत पाजी हमें फैसिनेटिंग सा लगता है ना कि अच्छा AI होगी, अच्छा गाड़ियाँ होंगी, अच्छा ड्राइवर के बगैर होंगी, अच्छा कैसे चलेंगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे चलेंगी। ज़रा ये खबर देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऑस्टिन से आपको ये खबर देनी है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बेहंगम ट्रैफिक जैम हुई पड़ी है। और वो क्यों हुई है हरमीत पाजी? क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ बगैर ड्राइवरों के चल रही हैं। किसी को नहीं पता कहाँ जाना है, राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं पता। तो ये 20 एक गाड़ियाँ जो फंस गई हैं, हाँ, भटक गई हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरीके से हम बात करते हैं AI के हवाले से कि ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। और हमने देखा, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर हमने वेटर को देखा या डिलीवरी बॉय हो, तो हमें कहीं ना कहीं हमें रिपोर्ट नज़र आए। लेकिन ये गाड़ियाँ जब आई थी तब भी हमने ये खबर जो है अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर ही नशर की थी। और आज हम देख रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट आप ये देखें कि भैया कुछ भी हो सकता है। इंसान इंसान है और कहीं ना कहीं इंसान की बनाई चीज़ के बहुत सारी कोताही, बहुत सारी गलतियां जो है वो भी सामने आ सकती है। लेकिन बहरहाल आप ये देखें ना कि पूरी की पूरी शाहराह जो है वो ट्रैफिक जैम है और लोगों को तकलीफ का सामना है। और ये समझ नहीं आता, बिन ड्राइवरों की ये गाड़ियां जो हैं उनको ये समझ नहीं आता, चले भैया कहाँ चले, हमें तो कोई समझ नहीं आती। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस खबर से अगली खबर पर जाने से पहले एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है वो उन तमाम लोगों के लिए कि जो टेक्नोलॉजी के बड़े दिलदादा हैं। और ऑल दो कि AI का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता जहाँ टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब इस बात को समझ लें कि इंसानों का भी कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें इंसानों से बेहतर कोई नहीं चला सकता। तो आज भी AI जो है वो इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये एक अच्छा क्रक्स हो सकता है इस खबर का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देते हैं। सेकंड डेली डोज जो हमने आपको देना है बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा क्यूट सा है, लेकिन आप समझे कि वो खुद को धोखा देने वाली बात है। लेकिन चले, लड़की ने बिल्ली पाल ली, लेकिन हरमीत पाजी उसने बिल्ली नहीं पाली, बिल्ली समझकर ब्लैक पैंथर पाल दिया उसने। छोटा सा था ये बिल्ली का बच्चा। जब उसने बिल्ली का बच्चा इसको समझा, चक्के उस वक्त भी वो ब्लैक पैंथर ही था। लेकिन जनाब माँ से गुम हुआ और वो छोटा सा था, भटकता हुआ इस खातून के पास पहुंचा, बल्कि इस लड़की के पास पहुंचा। पता नहीं मैं खातून क्यों कह देती हूँ, माइंड ही ना कर से। लड़कियाँ जो है ना मतलब ख़ास तौर पे कॉन्शियस होती हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये लड़की ने उसको पालना शुरू किया। जैसे जैसे वो बिल्ली बड़ी हुई तो उसे पता लगा ये बिल्ली नहीं है, ब्लैक पैंथर है। लेकिन वो डरी नहीं, खौफजदा नहीं हुई हरमीत पाजी। उसने उसको उस तरह से पाला और बल्कि साथ उसका एक पेट डॉग भी है। तो ये जो तीनों की एक फैमिली कॉम्बिनेशन है ना, वो साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ सोते हैं, साथ खेलते हैं। तो अब ये देखिए ब्लैक पैंथर को पालना इज़ लाइक वेरी अच्छा। वैसे सोहा, मैंने ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे दोस्त थे और मैं जब भी उनके घर जाता था तो उन्होंने बड़ा ख़तरनाक किस्म का सांप पाला हुआ था। और मैं उनको कहता था कि हमको डर नहीं लगता। वो तो पाजी भाई उसके साथ बैठ के उनको दूध पिलाना, उनका ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि बड़ी करीब से और बहुत ख़तरनाक किस्म के जानवर पालते हुए लोग जो हैं उनके साथ उनकी दोस्ती और फिर इसी तरह घर में। लेकिन वाकई में हमने ये भी देखा है कि आपको याद होगा कि हमारे एक प्रोड्यूसर साहब जो थे, उनके साहिबजादे पर अटैक भी हुआ था एक घर में पाले हुए एक शेर का। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक भी साबित हो जाती हैं। लेकिन आपने देखा है कि भाई जब आपको कि बहुत सारे शौक़ हैं, मुख्तलिफ लोगों के शौक़ हैं और इस किस्म के ख़तरनाक जानवर पालने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ये है कि भैया आपको बिल्ली का और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि शायद जो मैं पाल रही हूँ ये बिल्ली या कुछ और है। लेकिन बहरहाल मज़े की है। वैसे क्लिप अगर आप देखें तो तीनों जो है हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जंगलों में जो है गुजार रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब आप पेट रखते हो तो पेट से इतनी मोहब्बत होती है। पेट चाहे ब्लैक पैंथर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, पेट इज समथिंग लाइक, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लगता है कि आपने एक बच्चा पाला हुआ है। सो जस्ट लाइक अ बेबी कि जिसको आप इतने प्यार से रखते हैं और फिर उससे आपको डर शर नहीं लगता। तो खैर ये भी कोई डिफरेंट इस तरह की खबर थी। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिको से हमने आपको ये खबर देनी है जहाँ पर आपने वो मूवी तो देखी होगी जहाँ पर ये गुड़िया जो है हमेशा आप देखते हैं, चिकी इसका नाम है। और ये चिकी मूवी भी आपने बहुत सारी देखी होगी। नॉर्मली इस गुड़िया को इस्तेमाल किया जाता है उन मूवीज़ में हरमीत डराने के लिए। और मुझे आज भी मूवी याद है। उस मूवी में कुछ आपको याद हो या ना हो, ये गुड़िया, इसका आना, इसका खून से लदा हुआ मुँह, हाथ और इसका अटैक करना, ये मूवी में आपको हमेशा याद रहता है। तो जनाब अब हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। पुलिस स्टेशन में ले गए इस चिकी को
क्यों ले गए, इसको हथकड़ियाँ पहनाई, क्यों पहनाई, इसको गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार किया? वो इसलिए कि जनाब एक आदमी जिसने बाकायदा इस चीज़ को प्लान किया, वो लोग जो ये मूवी देख के बहुत डरते थे, उनको मज़ीद डराने के लिए, वारदातें करने के लिए उसने इस गुड़िया को बनाया, इसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करता रहा और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जराइम में मुलव्विस रहा। तो जनाब जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया हरमीत, तो चिक्की को भी गिरफ्तार कर लिया और चिक्की को भी हथकड़ियाँ पहना दी। वैसे सुहाकर आपको याद है ना, हजारी बात है, मुझे तो याद है ये जो शैतानी गुड़िया जिसे कहा जाता था, मुझे याद है कि जब हमने ये फिल्म देखी और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जिस गली कूचे से रात का अंधेरा होता था तो हमें ये, और आपने दुरुस्त फरमाया कि टपकता वो मुंह से खून और फिर उसके पास वो जो चाकू और ये सारी चीजें, वो मंजर अचानक आपके सामने अंधेरे में नजर आ जाता था और कहीं ना आपको लगता था कि शैतानी गुड़िया पहुंच चुकी है। लेकिन बहरहाल शरारतों का आप ये देखें कि हम तो चलो फिल्म में देख लेते हैं, वो कैरेक्टर को देख लेते हैं या उसके हवाले से सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बाहर दुनिया में हमने ये देखा है या तो उस कैरेक्टर को खुद ही अपनाया जाता है या उस कैरेक्टर के साथ इतनी ज्यादा कुर्बत हो जाती कि जनाब को आप देख लीजिए कि आखिर इसका ये शौक या डराने का ये जो शौक था उसे लेके चला फिर हवालात के पीछे। लेकिन जिसने गिरफ्तार किया ना, उस खातून पुलिस को काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। जो इंतज़ामिया उसने अच्छी खासी जो है वो सरजनिश की कि भी तुम गुड़िया को कैसे गिरफ्तार कर सकती हो, लेकिन उसने क्या कहा, अगेन काम होता है इस तरह का मीडिया का। उस खातून पुलिस ने कहा कि मीडिया ने मुझे कहा है कि अगर आप ये करेंगी तो ज़रा हाइप ज़्यादा मिलेगी खबर को। तो मीडिया की बात मानते हुए उसने हथकड़ियाँ पहना दी और ख़बर जी हो गई वायरल। बस मीडिया के ट्रिक्स है ना, पता चल जाता है किस तरह से किसी खबर को वायरल करना है। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। ब्रेक लेने आते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में अपने पूरे डेली डोज के बाद जो हमारा सेगमेंट है पूरी टॉप स्टोरीज़ का, उस पर जाने से पहले खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और आगाज़ में मैंने उसका हवाला भी दिया। हरमीत पाजी, अगर हम बात करें इस वायरल इन्फेक्शन की तो लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद मुख्तलिफ शहरों से खबरें मौसूल हो रही हैं कि आशूब चश्म, जिसको आइस फ्लू भी कहा जा रहा है, जिसमें आपकी आंखों में सूजन हो जाती है, लाल हो जाती हैं आँखें, मुसलसल पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसके इलाज मुआवजे के लिए लोग डर जाते हैं और अक्सर प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में जाना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं इस मर्ज से बचने के लिए, इसकी प्रिकॉशन के लिए या इसके इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन हुआ ये कि कुछ ऐसे मार्केट में इंजेक्शंस मौजूद है, कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज के इंजेक्शन जिसका एक मिनिमम डोज चाहिए होता है, वो इंजेक्शंस गैर मेयारी हैं। उनको लगाने से ऐसे शुगर के यानी डायबिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ जो है वो मुतासिर हुए हैं। 20-25 से ज़ायद जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन अगर हम बेनाई की बात करें, जो कि ख़बर है, दरअसल 13 ऐसे लोग हैं जो कि बेनाई से महरूम हो चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल पर हरमीत पाजी अगर हम बात करें तो पकड़ना हमने उन लोगों को है या वो तमाम लोग जो ये धंधा करते हैं, 1 लाख रुपए में ये जो एक इंजेक्शन है उसको बेचा जा रहा है, मतलब फ़रोख्त किया जा रहा है। तो वो लोग जो कि जान के दुश्मन बने हुए हैं उनको पकड़ना इस वक्त ज़रूरी है। सुहा, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो बिहाइंड द सीन ऐसे ताकतवर लोग होते हैं जिन पर जब आप हाथ डालते हैं तो यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो हमने हमेशा देखा है कि इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की अद्वियात जब बनती है, और इस पे मुझे याद है कि 2018 की बात है कि जब मैंने इस पर आर्टिकल लिखा था और तफसीली आर्टिकल लिखा था और उसके बाद फिर यही हुआ कि उस पर नोटिस भी लिया गया था। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं आस पास भी बन रही हैं और बहुत सारी इंतज़ामिया को भी खबर होती है, और लेकिन वही सिफारशी कल्चर और वही रिश्वत का कल्चर, आप अंदाज़ा लगा लें कि इंजेक्शन आते हैं, मार्केट में आते हैं और इसी तरह वो बिक भी रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों में लग भी रहे हैं, और फिर अचानक उसका साइड इफ़ेक्ट, और जो शख्स अभी तक आप अंदाज़ा लगा लें कि गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है, यानी जो लोग इसमें मुल्ज़िमान शामिल थे उनका अभी तक अता पता नहीं चला है। तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल में अगर दीगर मामलात से वो इस तरफ फोकस करेंगे, यानी अवाम की जो खिदमात है और अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, या चाहे वो हेल्थ के हवाले से दीगर चीज़ें जो हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बचत हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 13 लोग जो हैं वो बेमहरूम हो चुके हैं, यानी वो उनकी ज़िंदगी जो है वो तारीकी में चली गई है, और जाहिर बात है मुश्किलात तो हैं। लेकिन बहरहाल अब ये देखना है कि अब क्या आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में रिपोर्टर है हमारे साथ। जी बिल्कुल, ये जाबिर वकास जो है वो हमारे साथ हैं, हमारे हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और उनसे हम इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं कि इस वक्त लोग जो हैं वो क्या रिव्यू कर रहे हैं। जाबिर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और हरमीत को वेलकम बैक।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। जाबिर बताइएगा कि 30 लोग कहा जा रहा है कि अब तक मुतासिर हुए हैं, जिनकी बिनाई मुतासिर हुई है, जिनकी बिनाई जा चुकी है, उनकी तादाद 12 से 13 है। आप क्या समझ रहे हैं? डॉक्टर जावेद अकरम जो कि निगरान वज़ीर सेहत है, वो कहते हैं कि सारा स्टॉक जो है वो मार्केट से उठा लिया गया है। लेकिन अगर हम इन दो लोगों की बात करें जो कि जाली इंजेक्शन बेचने वाले थे, नवीद और हाफिज़ बिलाल, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, इनको पकड़ा जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ तक पहुँची है? देखिए, अभी तक जो कार्रवाई है उसमें मैं यही कहूँगा कि कागजी कार्रवाई है जो कि सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ थाना फैसल टाउन में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी कल हमने ब्रेकिंग दी थी, और फिर उसके बाद अभी तक जो है वो उन दोनों सप्लायर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। यहाँ तो उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है वो सामने लाया जा सकता। कोई इतने वो प्रोफेशनल या कोई क्रिमिनल हैं जिनको पकड़ना नामुमकिन हो गया है। ज़ाहिर है कि वो सप्लायर हैं, वो सप्लायर्स को पकड़ा जाना ज़रूरी था। और ये इंजेक्शन के ऊपर वो तकरीबन एक इंजेक्शन के ऊपर 1 लाख रुपया जो है वो मुनाफा ले रहे थे। 1200 रुपये का ये इंजेक्शन जो है वो गैर मियारी फरोख्त कर रहे थे, जबकि असल में इसकी कीमत 1 लाख रुपये है। इसके अलावा जो ये इंजेक्शन है, इसकी जो असल 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको अब जो काम से जो है वो रोक दिया गया है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन 20 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है, बताया है कि उन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की थी और इनके साथ ये इशू पेश आया है। 100 मिलीमीटर जाबिर, अगर देखा जाए इसमें एक शख्स जो है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो इन्वॉल्वमेंट उनकी थी और कई हॉस्पिटल से उनको निकाला गया है, लेकिन दोबारा जॉब मिलना और फिर उस किस्म की हरकतें करना, इस किस्म के यानी मुजरिमाना आप ये कह सकते हैं कि गफलत जो हुई है। लेकिन इस पर इंतज़ामिया, जो हेल्थ इंतज़ामिया, क्या उनसे आपका कोई राब्ता हुआ है? और उनका इस बारे में, जिस तरह आपने फरमाया कि पुलिस की जानिब से तो हमेशा यही होता है कि कागजी कार्रवाई होती है, और अभी तक ये खबर तमाम तर सोशल मीडिया और मीडिया पे चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। देखिए, इस हवाले से जो है वो पुलिस को तो जो एक मावन अदारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। असल में यहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम था कि वो तमाम जो अद्वियात जो मार्केट में दस्तयाब होती हैं, फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होती हैं, उनकी रेगुलेटरी चेक होना कि उनकी मेयार क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, ये ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम होता है कि वो इसको चेक करें। ड्रग इंस्पेक्टर्स जिनकी हदूद में ये इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहे थे, जिनके अंडर ये काम हो रहा था, उनको पकड़ना असल में ज़रूरी है कि उनकी लापरवाही क्यों हुई है। हुकूमती अदारे हमेशा अपना मामला, जो अपनी ख़राबी है, उसको दूसरों के ऊपर डाल के बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं। अभी तक चूँकि 20 अफराद का मैं जैसे बात कर रहा था कि बात बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कल रात तक तकरीबन 4 शहरों से टोटल 60 मरीज़ ऐसे हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनके बारे में पता लग चुका है कि जिनको ये इंजेक्शन लग चुके हैं। 60 के करीब मरीज़ सामने आ चुके हैं, जिसमें से जो 12 के करीब जो लोग हैं वो अपनी बसारत खो बैठे हैं। गू के कल जो है वो वज़ीर आला, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं नौसन नकवी साहब, उनकी वापसी हुई चाइना से, और फिर उसके बाद उन्होंने आकर ये कहा कि उन तमाम लोगों के हवाले से जो उनका जितना भी इलाज बनेगा, जो उनकी जो भी मामला तो होंगे, उनको सेटल किया जाएगा और मुकम्मल इलाज और मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। लेकिन असल इशू ये है कि सिर्फ ये दवा नहीं, कई और अद्वियात भी इसी तरह मार्केट में जो महंगी होती है, चीज जो हमने देखी है, यानी जिस तरह ये पंजाब में, चाहे ये करम है रब का कि शायद दीगर सूबों तक ये मामला नहीं पहुंचा, लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए, सादिकाबाद की बात की जाए, दीगर जो ऐसे इलाके हैं, झंग की बात की जाए, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ से ये खबरें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा खबरें ये भी आ रही हैं कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल या चीज़ें जो हैं मेडिकल स्टोर में जहाँ जाइए, इनको सील भी किया है। तो क्या इन शहरों के अलावा बाकी भी कोई खबरें आ रही हैं सील के हवाले से, या कुछ ये इंजेक्शन कहीं और भी पहुंचे हुए हैं, हुकूमती या इंतज़ामिया ने उसको क्या कब्जे में दीगर इलाकों से भी लिया है? देखिए, इस हवाले से जो मेन 4 शहर थे जो सामने आए हैं, उनमें लाहौर, कसूर, मुल्तान और उसके बाद सादकाबाद है। ये वो 4 मेन शहर हैं जो कि, और इनके सराउंडिंग्स में जितने भी क्लिनिक्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, उनको चेक किया जा रहा है। और अभी तक जो सूबाई के साथ साथ जो निगरान वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि तमाम तर जितना भी यहाँ के स्टॉक
मार्केट में मौजूद था वो उठा लिया गया ठीक है जाबिर और इस वकास, हवाले थैंक यू से सो मच। गुड मॉर्निंग पब्लिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा है कि स्टॉक हरमीत उठा लिया गया है, लेकिन अगर हम इनकी इस जालिमाना रवैये की बात करें और इस इक़दाम की बात करें तो देखिए 100 मिलीग्राम के इस इंजेक्शन में मरीज़ को सिर्फ 1.2 मिलीग्राम चाहिए होता है। जैसे कि वो बता रहे थे कि एक इंजेक्शन जो है वो 1-1 लाख का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मल्टी नेशनल कंपनी है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम बात करें उन तमाम इंजेक्शंस की जो कि अब आप बात करें सादिकाबाद की, जंग की, मुल्तान की, लाहौर की, लेकिन दीगर इलाकों में या दीगर सिटीज़ में, दीगर सूबों में भी अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है और ये वहाँ पर अवेलेबल हैं तो फौरी तौर पर पूरी मार्केट से ये स्टॉक उठा लेना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ इन इलाकों की बात कर रहे हैं ना अमित, कि यहाँ से उठा लिया गया है, ओवरऑल उठा लेना। अगर आप देखें, आप अंदाजा लगा लें, कभी आए पेशावर की तरफ आपको लेके जाते हैं तो बाड़ा मार्केट में आपको ऐसी ऐसी मेडिसिन में उठा के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये ड्रग्स और इसमें फर्क करके, पैनाडोल में फर्क करके दिखाया, आपको नहीं मालूम होगा। इसी तरह कैंट के इलाके में, रावलपिंडी के इलाके में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं कि जिस किस्म का इंजेक्शन आपने बनाना है 100 रुपए में आपको 3 से 4 इंजेक्शन यही कंपनी आपको बना के देंगी। तो किसके अंडर ये सारी चीजें हो रही हैं? क्यों नहीं ये गफलत बढ़ती जा रही है और इंसानी जानों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है? तो ये सारी चीजें सबकी आंखों के सामने सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको पता है कि बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोगों पे आप हाथ डालते हैं, तो फिर आपको उसका मजा जो है वो छकना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम इसे कहा जा सकता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो कुछ महकमा जात की भी होती है, कुछ असर व रसूख रखने वाले ऐसे हजरात भी मौजूद हैं मार्केट में जो कि ये बिज़नेस करते हैं या इन बिज़नेस करने वालों को सपोर्ट करते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ये यकीनन एक मुनज़्ज़म निज़ाम है जो कि चल रहा है, जिसको ब्रेक करना मेरे ख्याल से जितना देर लगी है हरमीत इस निज़ाम को बनाने में, उतनी ही देर लगेगी इसको ब्रेक करने में। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सियासत की बात करें, मैशत की बात करें, हमारे सेहत के निज़ाम की बात करें, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो मुतासिर जो होता है वो एक आम लेमैन होता है। अगर हम इन 30 अफराद की बात करें तो 30 अफराद की जो बिनाई मुतासिर हुई है उनकी बिनाई भी जा सकती है। हम 12 से 13 लोग जिनकी बिनाई जा चुकी है उनकी तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बात भी कर रहे हैं जो कि अभी बिनाई मुतासिर होकर बैठे हुए हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, ये खबर जो गर्दिश कर रही है इसके मुताबिक आपने जो एक्शन लिया है, 20 मुतासरा अफराद के नाम की लिस्ट जो है वो आपके पास आई, उसके बाद इंजेक्शन आपने टेस्ट कराने के लिए लैब भिजवा दिए। इसकी रिपोर्ट जो है सर वो कब तक आ जाएंगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो अब तक सामने आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो रिपोर्ट है ना, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव ड्रग है, ये आम ड्रग नहीं है जिस तरह पैरासीटामोल होती है या कोई एंटीबायोटिक होती है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि बुनियादी तौर पे कैंसर सेल को जो है किल करती है। yes. और ये आंखों के अंदर जब हम देते हैं तो ये डायबिटीज के जो पेशेंट हैं जिनमें असल में जो है खून की नालियां ग्रो कर जाती हैं डायबिटीज की वजह से और उनका अंधेपन का खतरा होता है, ये उनको ख़त्म करती हैं और आंख के अंदर सोजिश को ख़त्म करती हैं। तो ये जो टीका है इसके टेस्ट में कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे और जब ये रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या इस दवाई में कोई कंटेमिनेशन थी या इस दवाई में कोई और एजेंट तो नहीं केमिकल शामिल हो गया जिसने नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमारी 8 से 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कल हमारा अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जो नवीद और बिलाल है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और इसी तरह का हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनके खिलाफ, क्योंकि ये मामला जो आया हुआ है मार्केट में गया है और फिर इसी तरह जो सामने आपके बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ इलाकों से जो सामने आए, आप नहीं समझते हैं आप सबकी ये कहीं ना कहीं कोताही गवर्नमेंट की भी सारा कुछ हो रहा था और कहीं ना कहीं किसी की नजर नहीं थी मार्केट पर? देखें, बात यह है कि ये जो बात आपने की है बिल्कुल हो सकता है, उसकी वजह इसीलिए हमने जो ड्रग इंस्पेक्टर है हमारे, क्योंकि देखें बुनियादी तौर पे तो ये ड्रग इंस्पेक्टर का काम है कि वो उन इलाकों में जहाँ जहाँ इस तरह के या कोई जाली दवाई बिक रही है या जाली है, इसलिए सिस्टम बनाया गया है ड्रग अथॉरिटी का। तो उनको हमने इसीलिए सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है कि आखिर उनकी जेर निगरानी ये काम कैसे चलता रहा, जबकि वो एक तो होता है अथोराइज होना, एक अनअथोराइज जो थे, अगर वो अनअथोराइज थे तो इसका मतलब है कि जाहिर है तो उस पर भी हमने इसीलिए सस्पेंड हमारे चीफ मिनिस्टर ने आते ही पहला काम किया कि इन ड्रग वालों को इसलिए मुअत्तल कर दिया और उनकी इंक्वायरी कर दी कि हम इनसे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई कि क्या तुम कोई पैसे किक बैक तो नहीं लेते, कोई तुम्हारी जेर निगरानी कैसे चलता रहा।
तो इसमें अब ये कहना सबको इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ये इंसानी जान का मामला डॉक्टर साहब, है। क्या इस बात की श्योरिटी हो चुकी है कि जिन इन इलाकों में ये मुतासरा लोगों की तादाद आ रही है हमारे सामने, 13 अफराद ऐसे हैं जिनको जो बिनाई से महरूम हो चुके हैं, तो क्या अब ये स्टॉक मुख्तलिफ इलाकों से आप लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है सर? देखें, इसी वजह से तादाद जो थी, जो आपको नजर आ रही है, इंशाल्लाह ये मैक्सिमम तादाद है, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला तो हमने उसके साथ ही जो एक्शन किया वो ये था कि तमाम पंजाब में अपने इंस्पेक्टरों को एक्टिवेट किया, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया, तमाम केमिस्ट शॉप से दवाइयों को उठवाया, जहां से स्टोर थी उनको सील किया। हमने इस लॉट को ड्रैप के साथ मिलकर पाबंदी लगवा दी और हमने एक कानून पास कर दिया फिलहाल के जो भी डॉक्टर ये टीका लगाएगा या कहीं से ये टीका पाया गया हमें अब, तो हम उस पे जो है उसके खिलाफ 0 टॉलरेंस के साथ एक्शन लेंगे। ये हमने सारा काम अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे वो कर रहे हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी। तो ये शुक्र अल्लाह का ये है कि हमने सारे मरीजों को ट्रेस कर लिया है। ठीक है, डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बेहद शुक्रिया। और उनके मुताबिक जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है हरमीत, उनकी जानिब से जो बैच है पूरा का पूरा वो तमाम शहरों से, तमाम सूबों से उठा लिया गया। फॉर द टाइम बिंग ये एक्शन जो है वो लिया गया है कि इसको फौरी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन, इस्तेमाल और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासी गहमा गहमी में अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हरमीत बाजी, अगर हम बात करें इंतखाबात की तारीख की, तो तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन एक प्रोग्राम जो है वो जारी किया गया है। उसके मुताबिक जनवरी के लास्ट में इंतखाबात का ये प्रोग्राम जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, जिसके बाद अगर सदर पाकिस्तान के उस खत की बात करें, इस पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से तजावीज़ या मशवरा ले लिया जाए, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की जो बात है उसको भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो उनकी जानिब से हमेशा ये कहा जाता था कि तारीख चाहे वो 90 दिन के अंदर है या 170 दिन जो अब दी गई है उसके मुताबिक हो, लेकिन एक डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। तो अब जो एक प्रोग्राम जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, हमारा मुतालबा आज भी यही है, कल भी यही है, उस वक्त तक यही मुतालबा रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन का शेड्यूल नहीं जारी करेगा। ये तो मफरूज़ों पे बात है और इसमें बड़ा अबहाम है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब महीना या हफ्ता दे देना ये मसले का हल नहीं है, तारीख और शेड्यूल देना मसले का हल है। और हम समझते हैं कि इस वक्त भी मुल्क के अंदर बड़ी बेचैनी है, एक शक व शुबे की एक फिजा कायम हुई है कि जनाब इलेक्शन होंगे कि भी नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही है। और इलेक्शन की तारीख आना इंतहाई अहम है, क्योंकि यही वो आईनी रिक्वायरमेंट है जो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। हरमीत, अच्छा, अगर हम देखें शर्मिला जी, जिस तरह ये मामला आया इलेक्शन के हवाले से, तो हमें याद है बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर हमें चाहिए। उसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ था कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशनर को ही हासिल है। उसके बाद हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो साहब का बयान फिर बदला, हमें नजर आया कि इलेक्शन चाहे 90 दिन हो या 120 दिन हो, लेकिन इलेक्शन चाहिए। अब ऐसे में अगर जनवरी तारीख जो नहीं दी गई है, अगर ये मामला मज़ीद तूल पकड़ता है, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी की? देखिए, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करना भी एक आईनी जिम्मेदारी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पूरी करनी है। अगर 90 दिन के इलेक्शन नहीं होते, जो कि अब हमें नजर आ रहा है कि नहीं होंगे क्योंकि जनवरी का महीना दिया गया है, लेकिन अभी भी जो अबहाम है, जो एक मैं समझती हूँ कि जो लोगों के अंदर एक बेचैनी थी, जो सियासी जमातों में, पॉलिटिकल वर्कर्स में एक कंफ्यूजन है कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, वो इस महीने और हफ्ते के बाद भी ख़त्म नहीं हुए। अभी भी वही शक व शुबहात हैं कि जनाब ये कह तो रहे हैं, लेकिन आखिरी हफ्ता, तारीख, शेड्यूल वो सामने नहीं आ रहा। तो हमारा आज भी मुतालबा यही है
कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, जी। इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। अच्छा शर्मिला साहिबा, ताकि सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इस बात को भी एड्रेस कीजिएगा कि बात अब ना इशारों किनारों से ज़रा आगे बढ़ गई है। अगर हम बात करें, अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमने देखा कि 16 माह की जो गवर्नमेंट थी, PDM थी, और हमने कोलेशन देखा बड़ा ज़बरदस्त सा। यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और यहाँ से शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म थे, तो तारीफ़ें भी काफ़ी की जाती थी, एक कोलैबोरेशन भी हमने देखी। तो अब आने वाले इंतखाबात में जो गिला किया जा रहा है बिलावल की जानिब से, तो आप क्या समझती हैं? अगर हम आसिफ अली ज़रदारी की बात करें तो उनका मौक़िफ़ भी यही है जो कि अब तक सामने नहीं आया। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो सियासी जमहूरी सोच रखती हैं, उनको इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के दिन एक ऐसी फिजा दी जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पर वो खुल के अपना मौक़िफ़ लोगों तक लेके जाएं, अपना बयानिया लोगों तक लेके जाएं, और फिर उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और वो एक जो उनका एक मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो के तहत जो चीज़ें हैं वो आवाम तक पहुंचा सके, जलसे कर सकें, जुलूस कर सकें, किसी किस्म की कोई रोक टोक कर ना सकें हो। प्रॉपर। शर्मिला फारूकी साहब, अगर हम देखें अभी तक बहुत, अगर हम देखें अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों की कोalition गवर्नमेंट थी, और हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उनका बुखार अभी भी नहीं उतरा, वो अभी भी अपने आप को मिनिस्टर समझते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें पार्टियां और अचानक बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ आ जाना, आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला सिर्फ इलेक्शन तक चलेगा? और इलेक्शन जिस तरह हम पीपल्स पार्टी का गिला भी है, दीगर जमातों का भी गिला है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का गठजोड़ लग रहा है, तो ऐसे में फिर इत्तेहादी होंगे या लगता है कि अपोजिशन का हिस्सा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्री रेक्विजिट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी जमात को नहीं मिलती तो फिर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और आइन कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। हमें भी ये तासुर मिल रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि कुछ झुकाव जो है वो PMLN की जानिब से, अक्सर लोग जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे उनको ये कहा गया कि नहीं, आप PMLN को ज्वाइन करें। अगेन ये क्या हो रहा है? प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को, तो ये चीज़ें आ रही हैं सामने। फिर PMLN बड़े वसूख के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ तारीख दे देती है इलेक्शन की। अच्छा जी, हमें तो नहीं मालूम, हम तो तारीख मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी नहीं है, लेकिन PMLN दे रही है। ये सारी चीजें इस बात का इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मामलात मुनासिब नहीं है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब नहीं जा रहे, इसलिए हम कहते हैं। ठीक है शर्मिला फारूकी साहब, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई है। अगर हम बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो आपकी जो निगरान सेटअप है उनका काम भी ऑब्वियसली यही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीज़ को मेक श्योर करना कि इंतखाबात जो है वक्त पे हों और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल पैरेलल साथ उस तरह से इंतखाबात में होनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ इस बात पर कहते हैं कि अभी तो फील्ड ही नहीं बनी ना, तो लेवल प्लेइंग हम क्या इस पर बात करें। और निगरान सेटअप पर भी आपको पता है बात की जा रही है कि ज़्यादा झुकाव, यूँ कहें कि रिप्रेजेंटेटिव जो है ज़्यादा उनका ताल्लुक नून लीग से है, ये भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिला है। देखिए, झुकाव नहीं है, वो काफ़ी सारे उनके मिनिस्टर्स हैं, जो चीमा साहब हैं, जो फहद हसन फहद हैं, ये तो मतलब स्टॉलवर्ट्स हैं नून लीग के, उनके मतलब इंतहाई करीबी साथी रहे हैं। तो ये तो सबके सामने वाज़ेह है बात। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट करने से नहीं होती है, ये एक पूरा प्रोसेस है कि अच्छा, एक और चीज अगर हम देखें, अगर पंजाब में कहीं ना कहीं आप मजबूत हैं तो फिर वफाक में भी मजबूत है। हमने देखा है कि आसिफ ज़रदारी साहब मुफाहमत के और गठजोड़ के बादशाह उनको कहा जाता है, उन्होंने डेरे भी डाले, बिलावल भुट्टो ने भी डेरे डाले, उड़ते हुए पंछियों को काबू करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन कोई एक आध खातून जो है वही पंछी आपके हाथे चढ़ा। क्या वजह है, कमजोरियां क्या है पंजाब में आप लोगों की? देखिए, वही बात है कि सियासी लोग जहाँ चाहें वो जा सकते हैं, किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कहीं जोर ज़बरदस्ती हो रही है और कहीं कहा जा रहा है किसी को कि आप पीपल्स पार्टी ना ज्वाइन करें, PMLN ज्वाइन करें, तो यही शिकवा है हमारा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में काम तो कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स मजीद काम करने की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में आप इसमें मजीद तेज़ी भी देखेंगे।
ऑलराइट, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ अपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और उनका कहना बिल्कुल बजा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रोग्राम जारी किया गया है जो कि जनवरी के लास्ट का है, लेकिन हमें एक डेट चाहिए फाइनल, जो कि तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातों का जो मुतालबा है वो यही है। और मेरे ख्याल से अवामी मैंडेट को सामने लाने के लिए इससे बेहतर कोई वे आउट है भी नहीं। सो वी आर डन विद दिस सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं अपना पॉलिटिकल सेगमेंट। अब हरमीत पाजी की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिनों के बाद हरमीत पाजी आए तो सवात से कोई रिपोर्ट कैसे ना आए? तो अगर वो उनका ताल्लुक सवात से है, वो सवात से हैं, तो सवात में जब मकई की फसल है ना, उसकी क्या सूरत हाल है वो देख के खूबसूरत लग रही है। और इस पर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, वो पककर फसल जो बिल्कुल तैयार हुई है वो देखने में कैसी है, ये रिपोर्ट आप भी देखें। गर्मी के मौसम को अलविदा कहने से पहले सवात के इलाके में दोस्त इकट्ठे होते हैं और एक खूबसूरत शाम को रंगीन बनाने के लिए खेतों में जाकर चलियों को काटकर आग जलाकर पकाते हैं, जिसको मकामी जबान में तराड़ कहते हैं। तो एक रिवायती आइटम है हमारे खैबर पख्तूनख्वा का, मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, हम इसको यहाँ पे तराड़ कहते हैं। सालाना हम करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा एक ट्रेडिशनल खुराक भी है और एक मेवा जिसे कहते हैं वक्त का, वो भी है। हस्बे मामूल तहसील बरीकोट के इलाके नजीग्राम में दोस्तों ने तराड़ का प्रोग्राम बनाया और हसीन वादी में, जहां पर एक तरफ इलाकाई मौसीकी और दूसरी तरफ तपती आग में चलियों की बारबेक्यू पे हाथ साफ किए। ज़माने की और ये तारीख़ी चीज़ें हैं जो हम अभी यहाँ पे मौजूद है, और ये अभी आप देख रहे हैं कि आग जलती है और उसमें वो जो बूटी है वो रखी हुई है। जिस तरह वो पकेगी तो उसके साथ म्यूज़िक भी हम इंजॉय करेंगे और साथ में ये भी इंजॉय करेंगे। कुदरत के बेशबहा नेमतों में मकई एक ऐसा फसल है जिसको मुख्तलिफ तरीकों से पकाकर एक सेहतमंद गजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तराल पुश्तो ज़बान का वो खूबसूरत लफ्ज़ है जिसके लिए दोस्त इकट्ठे होकर चलियों को पकाकर खाते हैं और मौसीकी की धुनों में एक खूबसूरत शाम को यादगार बनाते हैं। कैमरामैन अजब खान के साथ समाधान जुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। तो जनाब ये है जब मकई की फसल जो पक कर बिल्कुल तैयार हो जाती है तो एक रस्म जिसे तराड़ कहा जाता है, उस प्रोग्राम का बाकायदा जो है वो इनेकाद किया जाता है। अच्छा, वैसे सबक की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी मजे की होती हैं। और अगर मैं जब ये फसल पकती है और इसको तराड़ कहा जाता है, और वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हम जाते हैं और फिर म्यूजिक के साथ साथ बड़ी मजे की गुड़ की चाय के साथ साथ और छिलियाँ जिस तरह उसको पकाया जाता है, बारबेक्यू टाइप आप ही कह सकती हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके उसके एक अलग मजा होता है। और फिर वो जो छली निकलती है, जिसे भुट्टा भी कहा जाता है, छली भी कहा जाता है, वो बड़ी मीठी। एक सवात की मिट्टी की अगर मैं बात करूँ या वहाँ के इलाके की बात करूँ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको, उनका स्वाद जो है वो बड़ा डिफरेंट आपको और बड़ा मुख्तलिफ होता है। जैसे अब वो आड़ू की मैं बात करता था, या आप आजकल सेब की बात करूँ, या वह वहाँ पे छिलियों की बात की जाए, तो ये ज़बरदस्त। और ये रिवायत काफ़ी पुरानी और उमूमन इन दिनों में दोस्त इकट्ठे होते हैं और वो जाते हैं सैर सपाटे के लिए। जब भी जाते हैं खेतों में तो वहाँ पे इस किस्म का पूरा माहौल बनाया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कितनी पुरानी सकाफत है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी खूबसूरती से उसको जिंदा रखा हुआ है। और पाकिस्तानी सकाफत की यही है कि ऐसी छोटी छोटी रस्में जो हैं उसको करते रहना चाहिए ताकि लोग और हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इसको हमेशा याद रखे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो, और कहते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं और रहमत कभी बोझ नहीं होती। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो एक बेटी ने आगे बढ़ाई। या अगर हम दीन इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म की बात करें तो हर धर्म में एक बेटी और एक औरत की जो इज़्ज़त है उससे हम सब आशना है, बाखूबी आशना है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में ये बढ़ता नासूर, जो कि हमारी अपनी एक सोच है, हमारा अपना एक निज़ाम है, वो इतना आगे बढ़ गया कि उसी का शख्साना एक ऐसा केस जो कि कल आपने सुना, एक ऐसी माँ जो कि तीसरी बेटी की पैदाइश पर खुश होने की बजाय, अल्लाह की रहमत आने के बाद उस रहमत से मुस्तफ़ीद होने की बजाय जनरल अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। क्योंकि एक बेटी की पैदाइश पर मुआशरे से आने वाला रद्द अमल और उसका जो खौफ है, आप ये सोचिए कि वो किस हद तक बढ़ गया होगा कि उसको ये आसान लगा कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। अपनी से पहले 2 बेटियों का भी नहीं सोचा और आने वाली इस बेटी का भी नहीं सोचा कि मुआशरे का रद्द-ए-अमल क्या इतना करख्त हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर मेरे ख्याल से बहुत एक डिटेल प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन हम अभी इस सेगमेंट की बात करेंगे जिस पर हमीद बात करने के लिए कुछ पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अशफाक
मुशबा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशबा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके साथ साथ डॉक्टर फातिमा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर फातिमा कैसी हैं? अल्लाह का थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुशबा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। अगर हम बात करें सिर्फ एक चीज़ की, और वो है आपके रिएक्शन की। जब एक बेटी की पैदाइश होती है तो उस बेटी की पैदाइश पर जो आपकी फ़ैमिली, उस बेटी का फादर, आपके सास ससुर, फैमिली, आपके इन लॉज या आपके मायके वाले जो भी है, एज अ होल मुआशरा जो रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन क्या है आज के ज़माने में? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग अस ऑन द शो। मेरा ख्याल है जो ये अभी आपने अपने इंट्रो में बताया उस बच्ची का, जिसका मैंने भी देखा कि 22 साल की बच्ची और तीसरी बच्ची की विलादत पे उसने ख़ुदकुशी कर ली, और नीचे उसका जो लिखा हुआ था कि वो अपनों के तानों से करने के लिए। सो मेरा ख्याल है जो माशरे में एक चीज़ हमें समझनी होगी कि मैं भी औरत हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं, हमारे यहाँ जो ताना जिसको कहा कि अपनों के तानों से, तो वो एक, जहाँ मेरी सोच ये कहती है कि एक औरत ही औरत को ताना देती है। मैं आपसे ये आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि जिसकी 3 बेटियाँ होंगी या 4 बेटियाँ होंगी, उस बाप से आप पूछेंगे उसको कभी भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि बेटी एक रहमत है और ये बाप की नज़र में वो है। हाँ, लेकिन ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप जितनी भी औरतों को देखेंगे ना, वो औरत ही औरत की दुश्मन है। आप किसी भी घर में जाएंगे, आपने कभी किसी बाप को नहीं सुना होगा बेटे को कहते हुए कि बेटा तुम्हारी 3 बेटी है, दूसरी शादी कर लो, बेटा होगा। लेकिन हमेशा वो माँ जो है वो अपने बेटे को या बहन अपने भाई को कहेगी। तो ये एक प्रेशर जो है ये हमारे यहाँ एक औरत का पैदा कर दिया, औरत का पैदा किया, और इसको हमने ब्लेम कर दिया है मर्द के ऊपर, और फिर दूसरी औरत के लिए पैदा कर दिया, दूसरी औरत के लिए एक औरत ही कर रही है। लेकिन मैंने आज तक किसी भाई, दोस्त या किसी को ये मर्द को मर्द से नहीं कहते सुना कि भाई तुम्हारी 3 बेटियाँ या मेरी 3 बेटियाँ, तुम शादी कर लो। क्यों? बेटे के लिए। लेकिन ये चीज़ हमारे माशरे में, तो मेरा ख्याल है आप ये बात ठीक कह रही हैं। आपकी ही बात को ना सेकंड करके मैं थ्रो करना चाहूँगी डॉक्टर फातिमा पे। डॉक्टर फातिमा, हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे वालिद साहब ने हमें ऐसे ही बताया कि भाई आपने ऐसे ही अपने आप को कैरी करना है कि आप एक बेटी और एक आप प्राउड बेटी हो एक बाप की। लेकिन अब अगर औरतों की बात करें तो अगेन मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन मेरे घर में वालिदा ही हम बेटियों को लेकर परेशान भी होती हैं, लेकिन उनका भी इमेज जो है काफ़ी मतलब कोशिश करती हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। आप क्या समझती हैं इस बारे में? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आई वुड से कि जो एक औरत है, शी हैज़ बीन थ्रू दैट। जो कल्चरल अनएक्सेप्टेबिलिटी है इस माशरे की टुवर्ड्स द डॉटर्स, वो उस औरत ने ज़रा ज़्यादा सफ़र की होती है कंपैरेटिव टू द मैन। एंड मैन यूजुअली दे आर एक्सप्रेसिव, लेकिन वो जो सारा एक डिलेमा, सोशल डिलेमा क्रिएटेड है, उसमें ऑब्वियसली मेन दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। औरत को अगर कोई तकलीफ़ है, औरत को अगर खौफ है कि बेटी पैदा हो गई, तो उसको सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि मेरी तलाक हो जाएगी। ठीक है, और वो तलाक जो है वो एक आदमी की तरफ से ही आती है। आदमी को अगर बेटा चाहिए तो वो हमारी ये जो एक सोशल, हमारे कल्चर ने एक चीज़ क्रिएट की हुई है कि सपोर्ट सिर्फ बेटा है, कमा के सिर्फ बेटे ने देना है। बुढ़ापे में एग्जैक्टली फिर वो इसी सोच को लेते हैं और बेटियों को उस तरह से पालते ही नहीं है कि बेटी भी बेटे के तरीके से खड़ी हो सके। एग्जैक्टली। तो वो सोच बदल ये भी है कि हम समझते हैं कि नस्ल बेटे से ही आगे बढ़ती है। एग्जैक्टली। ये चीज़ें जब अंदर इतनी एम्बेडेड हैं, तो आपको उस एक नस्ल को चेंज करना है, जो कि नस्ल ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे कि नहीं, मेरी नस्ल बेटी से भी चल सकती है, मेरे लिए बेटी भी बुढ़ापे में उसी तरीके से खड़ी हो सकती है जिस तरह से मैं अपने बाप के लिए कोई एक बेटा खड़ा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जिस तरह हमारी सोसाइटी में, हमारे इस माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं, और ख़ासकर ख़वातीन, जिस तरह इस पर इमरान साहबा ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही है कि ख़वातीन की दुश्मन हम घर में देखते हैं, यही मामलात होते हैं। क्या वजह है कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती कि कम से कम ये सोच कम हो जाए? क्योंकि हम देखते हैं ताने वही सास, जो कभी वो इंडिया का बड़ा मशहूर ड्रामा था, सास भी कभी बहू थी, तो वो भी कभी बहू रही है, उसकी जो बेटी है वो भी किसी के घर जानी है। तो कल अगर ये मामला उसके घर निकलता है, तब फिर हमारा जो रवैया होता है वो काफ़ी चेंज होता है। इस चीज़ को क्यों हम समझ नहीं पा रहे? कहाँ कोताही हो रही, कहाँ गलती हो रही, कहाँ हमसे कमी है जो कई ख़वातीन या एजुकेशन में या परवरिश में क्या होना चाहिए ऐसे? देखिए, हमें थोड़ा सा अपने कल्चर पे ही काम करने की ज़रूरत है। अगर बेटी पैदा हुई है और जो सास है वो खुश नहीं है, तो वो सोशल एक अचीवमेंट डिक्लेयर हो जाती है एक पूरे सोशल हमारी सोसाइटी में कि जी बेटा पैदा हुआ है, वो उसको एक बेटी से नहीं मिलती। ठीक है, तो जैसे ही बेटी डिक्लेयर हुई है और वो फिर उसने, और क्योंकि उसने आगे देखा होता है कि बेटियां पैदा हो रही हैं तो आगे से चीज़ें कैसे चलनी है, सो इसलिए शी फील्स अ लिटिल डाउन।
तो हमें इन्हीं चीज़ों को देख के आगे चलना होता है कि हमने उस सोसाइटी में कैसे चेंज लाना है, हम अपनी जगह पर उस कल्चर में कैसे कोई तब्दीली ला सकते हैं कि उस औरत को ये महसूस ना हो कि बेटी पैदा करने की वजह से ये तकलीफ़ खड़ी हुई है। अच्छा, ये सोच अगर हम बात करें अशफा, हमने काफ़ी हद तक चेंज करने की एक नाकाम कोशिश भी की है, जो मुझे लगता है कि अब आके ना 21st सेंचुरी में थोड़ी कामयाब हो रही है। जैसे कि अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि आज की जनरेशन अगर माँ कुछ कहती है तो बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन दे कैन काउंटर बेटरली ना, उनके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, दे कैन क्रिएट अ पूरा लॉजिक कि भी आप ये बात करिए तो मैं ऐसा नहीं है, वी कैन गो आउट, और अगर हमने आप हमें कह रही कि डॉक्टर या टीचर बनना है तो नहीं, वी कैन बी डू दिस, और हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन एरियाज़ पे कैसे बात की जाए जो कि पढ़े लिखे नहीं है। अब यकीनन ये बच्ची जो है जिसने अपनी जान दे दी है, उसके घर में ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, तालीम का नहीं होगा, फुकदान होगा तालीम का। तो ये तालीम कितना बड़ा फैक्टर है जो कि माओ को, बेटों को या बाप को इस काबिल बनाती है कि नहीं बेटियां भी इतनी ब्लेसिंग है। आई एग्री विद यू। जैसे हमारी जनरेशन जो थी ना, दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। हमारे वालिदैन ने या माँ ने स्पेशली कह दिया तो हम वही करते थे कि हमने हमारी BA के बाद FA के बाद शादी हो जाती थी, मतलब हमारे टाइम पे। लेकिन आई अप्रिशिएट दिस जनरेशन, द न्यू जनरेशन। जैसे आपने कहा, अब हम मदर्स की भी वो बात नहीं है, बिकॉज हमारे बच्चे अब हमारे साथ फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है। मुझे ये लगता है, मेरी एक असेसमेंट एज अ मदर, जैसे आपने कहा कि हम सास भी कभी बहू थी, तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हमारे यहाँ जैसे हम हर कोई कहता है कि जी क्या करना होगा, एक लफ्ज़ है बहुत कॉमन हो गया कुछ सालों से, एम्पावर द वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस माशरे में ना मर्द को थोड़ा स्टैंड लेना होगा, क्योंकि आप बेटा बेटा करते हैं कि बेटा हो गया। आपने जैसे एग्जांपल दी, हम 5 बहनें हैं, अगर बेटा है भी, अगर एक भाई है और 5 बहनें, छठी माँ, उसका एक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अपनी बहनों पे होगा, औरतों के अंदर वो पला बड़ा, अब उसके ऊपर एक इम्पैक्ट एक औरतों का। अब जब उसी बेटे की आपने शादी की है, तो जो उसका इम्पैक्ट, माँ का इम्पैक्ट होगा ना। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे भी माशाल्लाह 2 बेटियाँ, एक बेटा है। हर औरत बेटा इसलिए चाहती है क्योंकि वो अपने खावन पे वो नहीं कर सकती, मनवा सकती जो बेटे। अब आपने अपने बेटे को इतना डिपेंड, आप कभी अपने सुने हर बेटा अपनी बीवी को कहता है तो मेरी माँ की तरह खाना नहीं बनाती, मेरी अम्मी ये करती थी, क्योंकि औरत हमेशा उस मर्द को उसने पाला ही ऐसा हुआ है कि आपका भाई छठी में और बहन 10वीं में है। आप हमेशा अपने घर में देखें, माँ उठ के कहेगी कि इसको कपड़े इस्त्री करके दे दो, लेकिन उस छठी वाले भाई को कभी नहीं कहेंगे कि बहन को पानी ला दो या बहन। तो ये वो माशरा है एक्चुअली, जो मेरा ख्याल है कि माँ, फिर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये औरत ही है, उसी औरत ने उसी बेटे की तरबियत की है, उसी औरत ने बेटी की। अच्छा, वही बेटी को आप अगले घर भेज रहे हैं कि तुमने सुनना है, तुमने बस चुप करना है, और उसी बेटे को कह रहे हैं वही बहू आई है, तुमने इसकी नहीं सुननी। ओह माय गॉड। अच्छा, आपकी जो पॉइंट है ना कि एक औरत को वैलिडेशन चाहिए होती है, उस वैलिडेशन के लिए शी वांट अ बेटा कि वो मेरी, मैं इसको चलाऊँ, आई कैन ड्राइव हिम ना। लेकिन अगर हम ह्यूमन साइकी की बात करें, हम ना मर्दों की बात करें, ना औरतों की, ना लड़के की, ना लड़की की, हम ह्यूमन साइकी की बात करें। और बीइंग आपको पता है कि आप किस तरह समझती हैं इस चीज़ को कि कितना मुश्किल है ये सोच डेवलप करना कि एक ह्यूमन बीइंग और एक एक्सपर्ट और ब्रेन ह्यूमन बीइंग होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लड़का और लड़की। बिल्कुल, इसी चीज़ पे तो हम यही चीज़ लैक करती है सोसाइटी में। Only. अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि मैं खुद एक इंसान भी हूँ, मेरी खुद एक अपनी एक वैलिडिटी है, एक मेरी एग्जिस्टेंस है, रादर देन बीइंग एक औरत या एक आदमी। Exactly. हमारी इस जनरेशन की माओ से भी, इस जनरेशन की बेटियों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। द रीज़न वी आर वर्किंग ऑन देम कि हमने कुछ नेगेटिव चीज़ों में अपनी पिछली जनरेशन से बेहतर होना है, पॉजिटिव चीज़ें आगे लेके चलनी है ताकि हम इस चीज़ को आगे फाइट कर सकें, जिसमें हम अपनी अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बेटियों को उस ट्रैक पे लेके चलेंगे, बेटियों को वो वाला ट्रैक देंगे तो चीज़ें आगे को उस तरीके से चल सकती। मुझे ना इस टॉपिक पे कोई हरमीत बैकलैश नहीं चाहिए, लेकिन चले एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग इन अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। चले मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मैन इज सुपीरियर, और घर में हमारे वालिदैन में हम देखते हैं कि यस अब्बा इज सरताज एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, तो हम इतने बीइंग अ वुमन मैं इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि एक्सेप्ट करने के साथ हम इस चीज़ को पैरेलल लेके क्यों नहीं चल सकते? एक औरत ये क्यों नहीं समझती कि अगर बेटियाँ भी हैं और अगर बेटे भी हैं तो वी कैन ड्राइव बोथ थिंग्स पैरेलल? अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो आई वुड डिसएग्री विद यू। मुझे पता था आप करेंगे। ये हमारी सोसाइटी ऑनेस्टली कोई मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है। हमने उसको मेल डोमिनेंट, हम औरतें हैं ना, मैं अपना ब्लेम बेटी पे डालूंगी, मैं कहूँगी तुम्हारी अम्मी ने नहीं करने दिया, मेरी अम्मी ने नहीं कर, हम वी ऑल वुमेन ब्लेम ईच अदर,
ठीक है। आप कभी अपने घर में देखिएगा, अब्बा आएंगे, अब्बा से हर माँ क्या करती है, शाम तक अब्बू को आने दो मैं बताऊंगी, एंड व्हेन अब्बा कम्स एंड अब्बा अम्मा से पूछो। हाँ, एंड यू नो, सो मेरा ये ख्याल है एक पहले ज़मानों में था वो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि जब नेगेटिविटी थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी। मैं समझती हूँ, आई हैव सीन माय फादर, या आज हम भी हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जहाँ उनको मेल डोमिनेट कर रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ घर का सोसाइटी या घर की फैमिली की ट्रेनिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो माँ है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों की या हो या बेटे की, मेरा ये ख्याल है अगर एक तरबियत करने वाली तो देखिए माँ है, वही बेटी को समझा रही है कि खामद के सामने चुप रहो, मतलब कि तुमने वहाँ जाके ना बोलना नहीं है, लेकिन उसी बेटे को कह रही है कि अपनी बीवी के आगे चुप नहीं रहना, खामोश मत रहना, तुम उसको रिटेलिएट करना, तो जवाब देना और उसके सामने खड़े हो जाना। अच्छा, फिर ये मसला ये है डॉक्टर साहिबा कि बचपन से चीज़ अगर ना भी सिखाई जाए तो हम ये देखते हैं। अब वही बात ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, तो हम ये चीज़ घर में प्रैक्टिस देखते हैं कि अम्मा यही प्रैक्टिस सारी ज़िंदगी कर रही होती है। तो फिर इसको किस तरह से, मतलब आपको क्या लगता है कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम इसको बेहतरी की जानिब लेके जा सकते हैं अपने घरों में? देखिए, हमारा मेन टारगेट ही हमारी अम्मा है, वही जो एक औरत जो कि घर में परवरिश करी है उसी को हमें टारगेट करना है। उसी किसी जनरेशन में उसी एक औरत में हमने तब्दीली लानी है, तो हमारी आगे जनरेशन में थोड़ी सी तब्दीली आनी है। सो उस औरत को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आप उस औरत की बेटी को थोड़ा सा इन लाइंस पे चला रहे हैं, एम्पावरमेंट सिखा रहे हैं, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं, उसको आगे चलना सिखा रहे हैं, वो जो एक डिफरेंस है एक बेटे में और एक बेटी में जो कि उस पिछले ज़माने में बल्कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, उस फ़र्क को थोड़ा सा हम ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं कि औरत को आदमी के साथ लाके खड़ा करें। जिन जिन वजूहात से एक कल्चर में ये अनएक्सेप्टेबिलिटी है, उन वजहों पर हम थोड़ा सा काम करें तो हम उठ के आगे को चले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है, यानी एक तरफ तो सोहा ने जो सवाल किया कि पढ़े लिखे या पढ़े लिखे, तो मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तो हमने उनके पास देखी हैं। ये अलग बात है कि पढ़े लिखे ना, डिग्रियाँ एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है। आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि अभी फिर अक्टूबर का महीना आ रहा है, वो जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि शादियों का सीज़न है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के ख्वाब होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होती हैं तो भैया शादी तैयार है। इस तरीके से जो हम ख़वातीन पर दबाव बच्चों पर डालते हैं, नफ्सियाती तौर पर कितना असर होता है, और ये जो चीज़ हमने ये रीत रिवाज रखा है कि भैया आपने शादी करनी, डिग्री हो गई बस कैसा ख़त्म हो गया। यस, देखिए इस वक्त हमारी जो मेजॉरिटी, लाइक अगर मैं दिन में कोई 10 पेशेंट भी देख रही हूँ तो उसमें से 2 से 3 पेशेंट जो हैं वो इस किस्म के स्ट्रेस को लेकर आ रहे हैं। उनका यही प्रॉब्लम है कि दे हैड देयर ड्रीम्स, और वो ड्रीम्स भी जो हैं वो उनके पेरेंट्स ने ही इनकलकेट किए हुए हैं। उसी बाप ने उसको वो सारे ख्वाब भी दिए हुए हैं, उसी माँ ने उसको वो टारगेट्स भी दिए हुए हैं, एंड द मोमेंट जिस वक्त वो अचीव करके आगे खड़ी हो जाती है तो एकदम से आगे शादी आ जाती है। और उसको फिर वो नेगेट नहीं कर पाती। उसी बाप ने जिसने बताया होता है कि किचन का काम तो तुम सीख लोगी, तुम पढ़ो, फिर वही बाप उसको उठ के कहता है कि नहीं अब किचन का काम सीखो और सब कुछ छोड़ के बैठ के खाने पकाना शुरू कर दो। तो वो जो एक टसल उसके अंदर बीच में क्रिएट हो जाती है, वो फिर डिफ़िकल्टीज देती है, एंड दैट्स गिविंग डिफरेंट साइकियाट्रिक इश्यूज। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझती हूँ कि यस, बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड कि अगर मैंने बाहर काम करना है तो बाहर, अगर घर करना है तो घर भी, वी कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग तो औरतों को अगर औरतों को एम्पावर करेंगी और ये अपनी कैपेबिलिटीज को समझ लेंगी तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बोथ ऑफ यू, और अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आप लोगों के साथ। एक ब्रेक लेनी है, आपके बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सम टाइम आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हालत बड़ी गैर सी हो रही होती है। बाजू का तो बड़े सारे मसाइल आपके मैदे के, आपके पेट के, सम टाइम आपकी बॉडी की बहुत सारी हड्डियाँ एक ही हो रही होती है। और आजकल तो हम यंगस्टर्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक मसाइल, पता नहीं चलता फ्रॉम नो वेयर कि इसका रूट कॉज क्या है। हरमीत, सुबह उठते हैं तो पता लगता है अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही इसका हल निकलेगा, लेकिन आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल यू कि मैं आपको बताऊँ कि अगर अपने कमरे से निकल के आप किचन तक जाएँ तो किचन के उस बॉक्स को अगर आप टच करें, इसमें दुनिया जहान के मसाला जात पड़े हैं, या वो नहीं तो फ्रिज और उसके अलावा सब्जियाँ, या वो जो आपके किचन में किसी भी शेल्फ पे पड़ी हुई कोई चीज़ आपके हर मसले का हल हो सकती है, बशर्ते कि आपको पता हो कि माहिर तिब जो है वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
बल्कि एंटीबायोटिक सुहा गैस लेने से पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि जैसे गर्मी आती थी तो हमारी वालदा साहिबा जो है उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है पहले से तैयार कर रखी थी, और जैसे सर्दियाँ आती थी तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी तैयार होती थी, और वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि भाई किचन की तरफ भी चला जा सकता है। एग्जैक्टली तो वहाँ पे अब आपने आज किचन का ही, आपने डॉक्टर का दरवाज़ा खटकाने से पहले किचन का दरवाज़ा खोल के अंदर जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं खुद, मेरी अंतक कोशिश ये होती है अरमीत कि अगर कोई मुझे मसला हो तो मैं एंटीबायोटिक की तरफ ना जाऊँ। लेकिन अगर मेरे मैदे में कोई प्रॉब्लम है तो जो अम्मा का बनाया हुआ कहवा है ना, वो जो उसमें अदरक भी डालती है, पुदीना भी डालती है, पता नहीं क्या क्या डाल के, उससे बेहतर दवाई कोई नहीं है जो कि आपके स्टमक को मिनट में ठीक कर देती है। बट ऑल दो इस पर हम बात करेंगे कि हमारी ग़िज़ा और दवा, इसका जो डिफरेंस है, किस तरह से हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और किस तरह से घर पे इलाज मुआलजे को प्रेफर देना चाहिए, क्योंकि इतनी कीमियाई अद्वियात होने के बावजूद, मार्केट में एक से बढ़कर एक तरीका इलाज होने के बावजूद भी उस तरह से आराम नहीं मिल रहा लोगों को। तो आज हम किचन पे और ख़ासतौर पे ग़िज़ा पे बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए नियाज़ अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे तिब हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। प्रोग्राम का सर आगाज़ इससे कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूं हमारे उन टोटकों की जिससे अक्सर औकात अब डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ख़ुद से टोटके ना आजमाएं एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक अरसे दराज तक चलने वाली चीज़ें हैं जो आज भी आपको आराम दे देती हैं। घर में आपकी ग़िज़ा से इलाज मुआलजा कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने नाजरीन को ये बता सकूं कि मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा ये वजाहत करूंगा, छोटी सी, कि दवा और ग़िज़ा में एक फ़र्क है। ग़िज़ा जो है वो हमारे बदन का ईंधन है, फ्यूल है, बिल्कुल ठीक, जिससे हमारी बॉडी ने चलना है, हमारे जिस्म को तवानाई मिलनी है। और दवा जो है वो जस्ट लाइक अ मैकेनिक, उसने हमारे जिस्म में पैदा होने वाली जो ख़राबी होती है उसको दुरुस्त करना है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि आजकल हमारे बड़े बड़े जो नामवर नाम नहाद मालजीन हैं वो मरीज़ को कहते हैं कि आप ग़िज़ा खाएं ना खाएं लेकिन दवा ज़रूर खाएं, जो कि सरासर जो उसूल इलाज है उसके ख़िलाफ़ है, उसके मुनाफी है। तो जो बात आपने की कि हम इन अद्वियात से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, और जो हमारे घर में जो हमारे रोज़मर्रा के ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो हमारे इस्तेमाल में हैं, हम उनका इंतखाब करके कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसकी वजह जो सबसे बड़ी तो ये है कि इंसान की तख्लीक जो है वो फितरी है, और जो फितरत है लामहल वो फितरत के करीब है। और ये जितने ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जिनमें अजनास हैं, सब्ज़ियाँ हैं, मसाला जात हैं, फल हैं, तरकारियाँ हैं, ये चूँकि ये सारी फितरी हैं, लिहाजा फितरत का फितरत से मेल है, और वही चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो कीमियाई अज्ज़ा जो हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक गाड़ी बनाने वाला उसको पेट्रोल वाली गाड़ी बनाता है, अगर आप उसमें डीजल डाल के अगर चलाएंगे तो वो गाड़ी उससे चलेगी नहीं, बल्कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। तो इंसानी जिस्म जो है ये फितरत की तर्ज पे बना हुआ है। तो अच्छा सर, एक और चीज़ जो आप फरमा रहे हैं, बहुत सारी खुराकें, बहुत सारी चीज़ें जो आपने दुरुस्त फरमाए कि डॉक्टर साहबान कहते हैं कि भैया आपने दवाई खाना या नहीं खाना है, लेकिन बहरहाल आपने जो फरमाया, अगर हम देखें सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, खाने पीने का रुझान बहुत बढ़ जाता है, तली हुई चीज़ें या आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्या लगता है सर ऐसे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है? ज़्यादातर या स्टमक की बात की जाए या दीगर ऐसे अमराज जो हम देखते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हो के आप इन सारी चीज़ों से बचे जा सकते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो तवाज़न है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जिस किसी चीज़ का भी जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसके जो है ना जी बुरे नताइज मिलेंगे। अगर हम बगौर देखें तो हमारा जिस्म जो है वो भी तवाज़ुन पे कायम है। आप इसमें कोलेस्ट्रॉल देख लें, यूरिक एसिड देख लें, शुगर देख लें, उनका एक तवाज़न है, एक ख़ास लेवल है। जब उसमें कमी या ज़्यादती होती है तो बीमारी सामने आती है। लिहाजा मौसम बदलने के साथ ही हमें मौसमी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जिस्म की जो ज़रूरत है, गर्मी में चूँकि पसीना ज़्यादा होता है, माहौल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हमें लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिस्म को तस्कीन दें। लेकिन चूँकि जब मौसम बदलता है, सर्दी आती है, तो टेम्परेचर में नमी आ जाती है, उसमें तरावत आ जाती है, तो इसलिए जिस्म को हरारत की ज़रूरत होती है।
हमें ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे जिस्म को हरारत दें, जो इसकी तासीर कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा गर्म हो। तो अच्छा, एक और सर, एक और चीज़ कहिएगा, एक बड़ा जुमला बोला जाता है आजकल, कहते हैं पहले जैसी खुराकें नहीं रही। एक तो ये बात जो बहुत ज़्यादा की जाती है। अच्छा, और दूसरी बात ये की जाती है कि अब देखें बहुत सारी ग़िज़ा जब हम लेते हैं उसका हमारा लेने का मकसद क्या होता है कि वाइटामिन्स जो हैं वो आयरन जो है और सोडियम जो है उसकी कमी पूरी हो सके। लेकिन आजकल आपको पता है एक और बड़ी चीज़ आम है, वो है वाइटामिन्स। हर डॉक्टर, दूसरा तीसरा डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको खुराक से वो अज्जा नहीं मिल रहे तो आप वाइटामिन लेना शुरू कर दें। अब वो अज्जा जो हैं उनके लिए हमें किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए कि देखिए नेचुरल प्रोसेस से बेहतर तो कुछ भी नहीं है ना, वाइटामिन लेने से बेहतर है। किन चीज़ों से हम ले सकते हैं उन तमाम जो हमारे सबसे पहले तो हमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जी, जो हमारा निज़ाम हज़म है, जिसने हमारी खुराक से तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा को कुशीद करके हमारे जुज़्व बदन बनाना है, हमें उसको बेहतर से बेहतर रखना है, उसकी कारकर्दगी आला से आला रखनी है। अच्छा जी। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमारे यहाँ ये जो ज़्यादा खाने की रवश है, ये भी बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है। आप पूरी दुनिया में देख लें, लोग जो हैं वो कम खाने से नहीं बीमार होते। अगर अब हम कोई 30-40 साल पीछे चले जाएं तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे घरों में सिर्फ 2 टाइम खाने की रूटीन होती थी, सुबह नाश्ता करते थे और शाम को खाना खाते थे। और वो लोग आज भी मैंने देखे कि 100 साल की उम्र के हो भी कि वो बड़े सेहतमंद हैं। हमारे ऐसे भी बुजुर्ग देखे हमने जो 100 साल के होकर सर दर्द की गोली भी नहीं खाते। तो असल क्या है, ये जो हमने ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया है, जब तक हम अपने मैदे को रेस्ट नहीं देते, वो हमने जो खा लिया है, जब तक वो पूरी तरह जिस्म का में हज़म होकर जुज़्व बदन नहीं बनता, तो उस वक्त तक मज़ीद ना खाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं अब देखिए मैं बात कर लेते हैं आज के ज़माने में जो चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं, एक से बढ़कर एक न्यूट्रिशन मौजूद है, एक से बढ़कर एक आपका डाइट एक्सपर्ट मौजूद है जो कि मुख्तलिफ तजावीज़ आपको देते हैं कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वेट लूज़ करना है तो ऐसे हो जाएगा, वेट गेन करना है तो ऐसे हो जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि दिन में चाहे 10 दफ़ा खाएँ लेकिन थोड़ा खाएँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाएँ। आप जो तिब है वो इस हवाले से क्या कहती है कि आपने खाना खाना है तो कितनी मिकदार में खाना है? जैसे आप दिन में 2 मील्स की बात करें, सुबह खाया शाम को खाया, अगर आप 5 टाइम भी खा रहे हैं तो मिकदार कंट्रोल करके अपनी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप इसको वो इसलिए मुनासिब नहीं है कि हर चीज़ की एक वर्किंग लिमिट होती है ना। जिस तरह हम लोग हैं, एक सेहतमंद इंसान है वो मैक्सिमम 12 घंटे काम कर लेगा। अच्छा जी। अगर वो उससे ज़्यादा काम करेगा तो वो बीमारी की तरफ चला जाएगा, उसके आज़ाद जो हैं उसका साथ नहीं देंगे। अब 2-4 दिन तो 12 घंटे 24 घंटे भी काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब तक आप उस जिस्म की जो ज़रूरत है रेस्ट वो पूरा नहीं करेंगे, आपका जिस्म आपका साथ नहीं देगा। इसी तरह हमारा जो मैदा है उसकी अपनी एक वर्किंग सलाहियत है। अगर वो पहला जो उसने खाया है, हम जो कम अज़ कम खाने की जो जाज़बियत या हाजमे की होती है ना जी, वो 2-3 घंटों में मैदा हजम कर लेता है। तो कम अज़ कम एक और चीज़ जो आपकी मौजूदगी में इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बल्कि मैं भी इस मर्ज़ का शिकार बहुत ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन अब बेहतरी फील कर रहा हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में अगर मैं फिर इस्लामाबाद की जो बासियाँ और इस तरह पोलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वैसे भी सुबह जब सोहा ने जिस तरह बात की कि सुबह उठते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना होता है आपको, तो ऐसे में सर क्या किया जाए जब इस किस्म के अचानक आपको ज़ुकाम हो या छींके शुरू हो जाना, तो इसमें क्या घर में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं रिलीफ आपको मिल सकता है? इसके लिए बेहतरीन रेमेडी अदरक है। आजकल आपके हमारे किचन में, हमारे घरों में, जो कि तकरीबन हमारे सालन का वो हिस्सा होती है, आप 1 चम्मच अदरक का रस लें और उसमें आधा चम्मच जो है खालिस शहद मिला के, ये आप दिन में 2 से 3 खुराकें लें तो इंशाल्लाह इससे आपको फौरी अफाका होगा। अच्छा, देखिए इसी तरह हमारे छोटे-छोटे टिप्स जो है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाह रही बस ये ऐड कर ले कि हम चूँकि किचन की बात करें तो किचन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिससे मुख्तलिफ अमराज अगर हैं तो वो एड्रेस हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आपके जिस्म को उसका फ़ायदा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलवंजी कहा जाता है, मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है उसमें, तो किचन के ऐसे कौन से अज्जा जो कि आपकी खुराक का लाजमी जुज़्व होने चाहिए हर लिहाज से? अच्छा, इसमें जिस तरह दारचीनी है, हमारे यहाँ इस सर्दी में जैसे मोहतरम मेरे भाई ने बात की है, तो अगर आप दालचीनी का 1 आधा चम्मच उसके पाउडर का दूध में पका के पीते हैं तो सारे दिन की थकावट, आपकी जितने जो अज़ा हैं वो बिल्कुल ताज़ादम हो जाते हैं। अच्छा, थकावट दूर हो जाती है, उससे आपका नज़ले का मसला भी दूर होता है। इवन के दालचीनी जो है ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद फराहम करती है। ठीक है जी। इसी तरह अजवाइन है, ये अगर हल्का फुल्का जैसे फ्लू है, जो बुखार है, अगर इसका कावा बना के पिया जाए और इसमें थोड़ा सा शहद
लेकिन ध्यान रहे कि शहद जो है ना जी आजकल मार्केट में जो है वो हर तरह के तकरीबन वो मौसमी आ रहा है तो सिर्फ मक्खियों वाला शहद इस्तेमाल करना है हमने। घर का बना हुआ वो शहद जो है वो नुकसानदेह, उसमें जो ऐसे में एक और चीज़ अगर जो एक तो हाँ आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जो मैंने सवाल किया था कि तली हुई चीज़ें हैं भैया, सोहा जो है वो तो जहाँ पे क्योंकि लाहौरी है तो लाहौरी में ज़्यादा शौक होता है खाने पीने का, ऐसे में तली चीज़ों का रुझान भी ज़्यादा हो जाता है। तो क्या मैदा जो है स्टमक उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें कि कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है किचन से? देखिए जी, एक तो जो तली चीज़ें हैं ना जी वो सैचुरेटेड फैट्स में नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। वो ऐसा ऑयल होना चाहिए जैसे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, जो इस तरह के ऑयल हैं। एक तो अगर इसमें चीज़ तली होगी तो वो आपको नुकसान की बजाय आपको फ़ायदा देगी। दूसरे नंबर पे ऑयली चीज़ें खानी चूँकि हमारे जिस्म की ज़रूरत भी होती है, तवानाई से लबरेज जो होती हैं, तो ऐसे में आप कोई भी चीज़ तली, आपने मछली खाई है, आपने कोई भी मटन खाया है, कोई चीज़ भी खाई है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप लेमन ग्रास का कहवा उसका इस्तेमाल करें, या फिर अदरक है, ज़ीरा है और सौंफ है, इसका कहवा बना के इस्तेमाल के इसमें छोटी इलायची एक डाल लें। तो ये जो कहवे हैं, अच्छा ये बेहतरीन टिप्स जो आपने दी है ना, अगर मैं इससे कहूँ ना कि इलाज मौलची के तौर पर ना भी इस्तेमाल किया जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दालचीनी, अदरक और ये सारी चीज़ें, अजवाइन, कलवंजी अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी तो आपको बीमारियों की तरफ लेकर ही नहीं जाएंगी। तो उन सब से बचने के लिए या इलाज मौलची के अलावा आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खुराक में इन चीज़ों का एक खासा हिस्सा रखना चाहिए अगर आप अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आप यकीनन जो हमारे देखने वाले उनके लिए काफ़ी अच्छी और सूदमंद साबित होंगी, बशर्ते कि आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हर मसले का हल इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम मसलों को रोते हैं, हल की तरफ नहीं जाते। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, जान है तो जहान है, और अपनी जान का ख्याल रखें। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और आज मैं वही बोलूँगी, जब मैं हमेशा ही कहती हूँ ना कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड लिटरली वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्लिक को आपने बहुत स्मार्टली यूटिलाइज़ करना है। वो इसलिए बिकॉज अगर आपने गाड़ी मंगवानी है, क्लिक करें गाड़ी आ जाएगी, खाना मंगवाना है एक क्लिक करना है, डॉलर कमाने हैं तो एक क्लिक करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्लिक अब करना कैसे है, ये एक ऐसा सवाल और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत दफ़ा हरमीत हमने ये टॉपिक रखा है, आपको गाइड करने की कोशिश की है कि ई कॉमर्स जो है उसको किस तरह से आप अपना पेशा बना सकते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि यार अच्छा ये डॉलर कमा रहे हैं, हमने कैसे कमाने हैं, तो वो सिर्फ सोचता ही रहता है और फिर क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, खोलता है और देखना शुरू कर देता है कि यूट्यूब पे लोग कैसे कमाना शुरू हो गए हैं। लेकिन यूट्यूब भी पीपल समटाइम गॉट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि इतने रास्ते हैं। हमें चाहिए एक डिग्री, हमें चाहिए एक डिप्लोमा, हमें चाहिए एक पाथ लाइन, हमें चाहिए एक डायरेक्शन जिसमें बताया जा सके कि इस काम में जाने से पहले इस काम को करना कैसे है, वो सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अब पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं कि इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले जैसे आप डिग्री करते हैं तो भी इसके लिए भी डिग्री करना ज़रूरी है। तो मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट है प्लस CEO एनेबलर्स ग्रुप भी है। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साकिब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। साकिब, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे कि ई कॉमर्स दरअसल है क्या, पाकिस्तान कैसे डिजिटल पाकिस्तान पे स्विच किया और हमने अब डॉलर्स में कमाना शुरू कर दिया है, फ्रीलांसिंग के बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि लोगों को अब इस पर सिखाना और इस तरफ लेके जाना ज़रूरी है। एनेबलर्स जो है या ग्रुप ऑफ एनेबलर्स जो हैं वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए ई कॉमर्स एक्सपर्ट बनने? एनेबलर्स मैं समझता हूँ एक मूवमेंट है बेसिकली जो कि 2018 से स्टार्ट हुई, एंड इट्स ऑल अबाउट कि लोग किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया में अपना बिज़नेस कर सकें, बेसिकली कुछ भी बेच सकें। तो हमारा फोकस्ड है कि आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बेचें, पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही तो बाहर से चाइना से लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नो इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये मकसद है कि जिसके पास पैसे हैं वो बिज़नेस करे, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो स्किल सीखे और एक दूसरे के साथ ये लोग जुड़ें और एक इकोसिस्टम जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो। ना कि एक बंदा जिसके पास कुछ पैसा ही नहीं है तो वो फिर इसका ये मतलब नहीं है वो नहीं कर सकता, इसका मतलब है वो स्किल्स सीखकर स्किल्स बेच सकता, और जिसके पास पैसे हैं वो बेसिकली उनको। अच्छा साकिब, सुनने में नहीं बहुत आसान लगता है और लोगों ने इतना सुन लिया ना कि उनको लगता है अच्छा बहुत ही आसान है, ई कॉमर्स में जाएंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे और डॉलर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब लोग इस चीज़ में घुसते हैं ना तो पता लगता है ओ माय गॉड ये तो बड़ा टफ कंपटीशन है, यहाँ पे तो लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो एनेबलर्स जो चीज़ें सिखाता है उसमें आपने कमाना शुरू कैसे करना है, जैसे कहते हैं
हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप इस पे काम शुरू कर सकते हो, बट हाउ टू डू इट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, $1 million देखिए हर चीज़ जो है उसके लिए हार्ड वर्क रिक्वायर है, एफर्ट्स रिक्वायर हैं, स्ट्रगल रिक्वायर है, टाइम रिक्वायर है, स्ट्रगल रिक्वायर है। कोई ऐसा किसी का भी सफ़र कामयाब इंसान का नहीं होता जो कि ओवरनाइट हो या वो स्ट्रगलिंग ना उससे की हो या रातें ना जागी हो उसने, या वो उसने डिप्रेशन शुरू में ना आया हो कि मैं पता नहीं शायद राइट फील्ड में हूँ, तो वो फिर सफ़र नहीं कहलाता, वो तो फिर किसी को विरासत में मिल गया तो फिर में रख के मिल जाता है फिर वो सफ़र नहीं, दैट्स नॉट अ जर्नी। सो ये अगर साकिब साहब एक और चीज़ जो सोहा ने सवाल किया, बड़ा मज़े का सवाल है। वैसे अगर हम देखें बहुत सारे लोग शुरू कर लेते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं कि भैया यूट्यूब पे टीवी पे यही बात हो रही है, लेकिन बाद में वो 2-3 महीने या महीना लगता है तो फिर मायूस होकर साइड पे हो जाए, उनको क्या कहेंगे? और दूसरी बात जो आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया सर, कि किसी बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, जो घर में खवातीन बैठी हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, उनको क्या छोटे छोटे टिप्स आप देंगे कि आप ये करेंगे? देखें ये बड़ा कॉमन है कि हर 2 से 3 महीने बाद जो लोग हैं वो बेसिकली अपनी जो भी काम कर रहे होते हैं उससे डीमोटिवेशन हो जाते हैं या छोड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुआशरे में हमारे डीमोटिवेशनल स्पीकर भी हैं कि तुम नहीं कर सकते हैं। तो वो मकसद है कि आपको जो अपनी गोल्स हैं उससे इमोशनली सेट होना पड़ेगा। अगर आप फॉर इंस्टेंस किसी को पसंद करते हैं तो आप इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। घर वालों में यंग बंदा जो होगा वो कहेगा कि मैंने यहाँ शादी करनी है, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी हो जाए, मज़ीद। लेकिन अगर आप अपने गोल को उसको इमोशनली अटैच कर लें कि मैंने अब कामयाब होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, बेशक साल या 2 साल मुझे स्ट्रगलिंग करना पड़े, तो जब बाकी चीज़ों से इमोशनली अटैच हो सकते हैं तो अपने गोल से क्यों नहीं हो सकते? जब गोल से अटैच्ड होंगे तो ही आप बेसिकली कंसिस्टेंट रहेंगे। आपका विजन और गोल जब तक क्लियर ना हो तो फिर तो वो हमारे पास अक्सर आवाम को पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है। सुबह उठते हैं और वही जो सारा दिन करते हैं। अच्छा, ये वाली बात है कि भाई अपने ख्वाबों से मोहब्बत तो आपको करनी पड़ेगी और उस तरह से मोहब्बत करनी पड़ेगी जिससे मोहब्बत करने का हक होता है। बट ऑल दो अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि होनी चाहिए। एक बंदे ने फ्रीलांसिंग करनी है, वो मुख्तलिफ स्किल्स सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेब डिज़ाइनिंग है, आपकी टाइपिंग है, आपका समटाइम वॉइस ओवर है। ऐसी कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जो कि एनेबलर्स सिखाता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपवर्क पे या फाइवर पे जाओगे और जाके अपना काम बेचना शुरू कर दो? देखिए, हम तो इस वक्त 200 से ज़्यादा स्किल्स हैं एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जो हम सिखाते हैं। तो वी फील कि हर इंसान का स्किल एक अलग पैशन होता है, वो उसको काउंसलिंग चाहिए होती है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप XYZ सीखें एंड देन यू विल गेट सक्सेस। हर फील्ड में स्कोप है। आपको मट्टी बेचना भी आती है तो वो भी बेच सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने सेल कैसे करना है, सेल कैसे करना है। लोग की मैं समझता हूँ किसी भी स्किल में कामयाब होना है तो आपको ये 4 चीज़ें पकड़नी होगी। वो 4 चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव कीजिए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए, पूरी दुनिया में काम करने जा रहे हैं आप पाकिस्तान में रहकर। तीसरी चीज़, लिखना तक नहीं आता इन लोगों को, राइटिंग बेसिकली कि आप किसी से CV या ईमेल्स करवा लें, इनको नहीं आएगा। और चौथी चीज़ है प्रेजेंटेशन, मीन्स कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अगर स्किल है या प्रोडक्ट है या बेचना कैसे है। ये 4 चीज़ों के साथ कोई एक स्किल पकड़ लें, हम समझते हैं उसके साथ आप 6 महीने या 1 साल तक अटैच्ड हो जाएं। हमने नहीं ऐसा बंदा देखा जो कामयाब ना हो इन 4 चीज़ों के साथ 6 महीने 1 साल तक वो लगा रहे। सो ये दिस इज साहब एक और चीज़ जो हमने देखी, चाहे आस पड़ोस में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम आज भी उसी तरह उस मार्केट में इन नहीं है जो होना चाहिए था। आपको नहीं लगता, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारे ऐसे एक तरफ तो आपको कहा जाता है, मोटिवेट किया जाता है, बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ये खबरें भी आती हैं और 2-3 को ये बताया जाता है कि नहीं आप ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। ये चीज़ें जो फैलाई जा रही है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन जो है, हमारे इदारे जो हैं, कम से कम इसको भी एक सब्जेक्ट के तौर पर आना चाहिए? देखिए, इदारों में मसला है कि बेसिकली इदारों में मेन इशू ये है कि इन लोगों को देखना चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी फोर्स तैयार है इनके लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस कैसे करें, वो कैसे करें। अगर आप ये 2 चीज़ें कर दें, मैं समझता हूँ तो ये जो सारी पाकिस्तान की जो इस वक्त यूथ और डॉलर्स हम लाना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। पहली सबसे बड़ी चीज़ कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी प्रोडक्ट्स जाएँ, पूरी दुनिया में हम सेल करें और डॉलर्स में हम अर्न करें और पाकिस्तान लेकर आएँ। सो पहली चीज़ है सब्सिडाइज़ करें अपनी शिपिंग को। कि आप चाइना क्यों कामयाब है कि वो चाइना की एक प्रोडक्ट $1 में पहुँच जाती है अमेरिका में। यहाँ आपको 5-10 हज़ार रुपये में एक छोटी सी प्रोडक्ट शिप करनी है तो वो अमेरिका जाती है। तो वो कैसे इनकरेजमेंट, तो गवर्नमेंट को ये सब्सिडाइज़ करना होगा। दूसरी बड़ी चीज़ कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त किया है कि अगर हम पाकिस्तान से तकरीबन $5,000 की अर्निंग करते हैं या पाकिस्तान से $5,000
की प्रोडक्ट सेल करते हैं और वापस जब लेकर आते हैं तो वो $5000 बहुत कम मिलते हैं। तो मकसद है कि इवन इनको सब्सिडाइज करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। सियालकोट या बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं जो अगर $50,000 की एक्सपोर्ट करते हैं तो 50,000 वापस लाते हैं तो गवर्नमेंट उनको रिबेट करती है। सब्सिडाइज मीन्स कि उनको खुद से पैसे देती है कि आप पाकिस्तान डॉलर्स लाएं। अच्छा, सब्सिडी के अलावा एक और बात साकिब जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, नटशल कर दिया सारी चीज़ को कि आपकी पॉलिसीज इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि डॉलर आना भी आसान हो, जाना भी आसान हो, और आपके यंगस्टर्स जो हैं दे आर कैपेबल। इसीलिए तो बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों ने कोविड के बाद देखा है कि इस चीज़ की तरफ उनका जो झुकाव है वो ज़्यादा हो गया है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। साकिब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और लंबी डिस्कशन हो सकती है इस पर, लेकिन मैं नटशल करूँगी। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें या फ्रीलांसिंग की बात करें तो हर बंदे के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसको डायग्नोस करने के बाद आपने उसको पॉलिश करना है और फिर कैश आप उसको आराम से करके डॉलर में कमा सकते हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों पर काम करने की। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।